भारत विविधता का दर्पण है, एकता की मूरत है, लोकतंत्र की जननी। यहाँ वेदों में गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं। बदलाव आया तो केवल स्वरूप में। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र। भारत की संस्कृति में त्रिभुज का अपना बेहद अनूठा महत्व है। इसका जिक्र वैदिक संस्कृति में भी मिलता है, जिसे त्रिकोण कहा जाता है। कई तरह के अनुष्ठानों के दौरान भी त्रिकोण आकृति बनाई जाती है। इसे पवित्र श्री यंत्र से भी प्रेरित बताया जा रहा है। संसद का जो नया भवन है वो तिकोने आकार में है, लेकिन वो सामान्य तिकोना नहीं है। अगर आप देखें तो उस सामान्य तिकोने के ऊपर एक और तिकोना है, यानी एक तरह से वो सितारा, स्टार बनता है। अगर आप उस स्टार को देखें तो वो स्टार एक तरह से हमारे श्री चक्र की कल्पना करता है। हम लोगों ने जब इसके आर्टवर्क की बात की तो हमने ये सोचा कि कैसे ये जो तिकोना है, अगर इस तिकोने के ऊपर हम पब्लिक एंट्रेंसेस और सेरिमोनियल एंट्रेंसेस इनको अगर जोड़ें तो ये एक तरह से श्री चक्र की निर्मित करते हैं। और ये श्री चक्र यानी क्या है? ये श्री चक्र यानी पीपुल्स एंडेवर, यानी लोगों का प्रयास, और डिवाइन विल यानी ऊपरी शक्ति की जो इच्छा शक्ति है। तो ये उसका समन्वित परिणाम है। जो इसकी पूरी संरचना की गई है, षटकोण के ऊपर एक षटकोण रखकर उसके हिसाब से बनाया गया। और ये वो कोण है जो शक्ति का प्रतीक है, जो ज्ञान का प्रतीक है, जो प्रेरणा का प्रतीक है। तो आशा ये की जाती है कि आप इन चीज़ों को ग्रहण करके अंदर जाएंगे और जब बाहर आएंगे तो आप इन्हीं चीज़ों को आगे तक पहुंचाएंगे। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाने वाले संसद भवन को संविधान सदन के पास बनाया गया है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में इसकी स्थापना हमारे सभ्यतागत लोकाचार में निहित मूल्यों के गहन जागरण का प्रतीक भी है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। हमारी लोकतंत्र की भव्यता का प्रतीक है संसद भवन की यह नई इमारत। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं नए संसद भवन के प्रवेश द्वारों के बारे में। सही मायने में अगर देखा जाए तो यह केवल प्रवेश द्वार नहीं है, बल्कि इनमें जीवन के मूल्यों के संदेश निहित हैं, जिन्हें समझने की जरूरत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इन प्रवेश द्वारों का सीधा संबंध हमारे देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के साथ है। नए भारत के हर नागरिक के उज्जवल भविष्य को समर्पित नए और पुराने संसद भवन की इमारत एक दूसरे की पूरक होंगी। इन भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गरुण यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम। संसद का नया भवन है, उसकी परिकल्पना में 3 जो हैं वो विशेष द्वार हैं, जिसको हम अंग्रेजी में सेरिमोनियल एंट्रेंसेस कहते हैं, और उसके साथ 3 जो हैं वो पब्लिक एंट्रेंस है, यानी सामान्य द्वार है। सेरिमोनियल एंट्रेंसेस का आशय ये है कि जहाँ से कोई उत्सव के समय, जब कोई जैसे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो प्रोसेशन आता है, तो उस तरह के हैं, या अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हैं,
या एक द्वार है जहाँ से सारे माननीय सांसदगण और माननीय मंत्रीगण जहाँ से प्रवेश करेंगे। तो इसलिए वो 3 सेरेमोनियल एंट्रेंसेस हैं। हमारी संस्कृति और हमारे पुराने जो वेद हैं उनसे जुड़े हुए जो ऐसे शब्द जो अपने आप में बहुत कुछ परिभाषित करते हैं, वो नाम रखे गए हैं इन द्वारों के। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ावा मिल रहा है और हम नई पीढ़ी उस संस्कृति के साथ पूरी तरह से जुड़ भी रहे हैं। नई संसद भवन के 6 द्वारों में 3 मुख्य द्वार और 3 उप द्वार हैं। नए भवन के द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है सत्यमेव जयते, यानी जनता के हित के लिए सत्य की रक्षा करना इस भवन का कर्तव्य है। संसद भवन के 3 मुख्य द्वार जल, नभ और थल को दर्शाते हैं, जिन्हें ज्ञान, शक्ति और कर्म द्वार का भी नाम दिया गया है। इन द्वारों से उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का आगमन होगा और जो उपद्वार हैं उनसे कुछ खास लोग और विजिटर्स आएंगे। आइए आगे कुछ और जानकारी लेते हैं विस्तार से। नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार अश्व, गज और गरुड़, जिनका नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार भी है। जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उस दिन गज द्वार से ही प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया था। तीन जो सेरेमोनियल एंट्रेंसेस हैं उनके ऊपर हमने गार्जियन स्टेच्यूज़ बनाए। हमने देखा कि हमारे यहाँ द्वारपालों की एक परंपरा है, भारतीय वास्तुशास्त्र में द्वारपालों की परंपरा है। हम कोई भी एक प्रमुख वास्तु देखते हैं, फिर चाहे वो राजप्रासाद हो, चाहे मंदिर हो, वहाँ पर द्वारपाल रहते हैं। लेकिन हमको ये भी दिखाना था कि हम ऐसे द्वारपाल चुने जो सभी तरह की विचार परंपराओं में और सभी तरह के बिलीफ्स में उनकी स्वीकृति हो। इसलिए हमने हमारे यहाँ के जो कंपोजिट एनिमल्स हैं, ऐसे प्राणियों की जिनकी कल्पना हमारे यहाँ शास्त्रों में की गई है और वो अलग अलग तत्वों से जिनका संबंध है, तो इसलिए हमने जो हमारा पूर्वी द्वार है, पूर्वी द्वार में हमने गरुड़ की प्रतिमा स्थापित की। गरुड़ यानी जो विजेता का भाव है, जो जिसमें एक आत्मविश्वास है, जो ऊंची ऊंची छलांग भरता है। गरुड़ के हमारे यहाँ पर अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मायने भी दिए गए हैं और सिर्फ सनातन परंपरा में ही नहीं, अलग विश्वास के जो जैसे अन्य देशों में भी गरुड़ की अपनी मान्यता है, तो उस पर हमने गरुड़ की प्रतिमा लगाई। फिर जो उत्तरी द्वार है वहाँ पर हमने गज की प्रतिमा लगाई, तो वो गज द्वार है, क्योंकि हम सोचते हैं गज जो है वो ऐश्वर्य का प्रतीक है और उत्तर की जो दिशा है वो एक तरह से राजा की दिशा है, जो पूरे के पूरे प्रासाद का स्वामी है, या हम कहें यहाँ तो भारत की जनता ही पूरे प्रासाद की स्वामी है, लेकिन उस ऐश्वर्य को दिखाने वाला है। दक्षिणी द्वार है, उसमें हमने अश्व की प्रतिमा लगाई। तो अश्व जो है वो ऊर्जा का प्रतीक है, जो निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रतीक है। ऐसे हमने 3 द्वार बनाए। हम जब भी पूजा करते हैं जल, अग्नि, वायु का अपने ध्यान में रखकर ही उसकी पूजा की जाती है। और मुझे लगता है लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, जब मंदिर की बात होती है, लोगों की आशा इसके साथ जुड़ी है, तो ये सब चीज़ों की ताकत इसमें रहनी बहुत ज़रूरी है। ये सभी तीनों शक्तियाँ हमारे हिंदुस्तान में हमेशा हर व्यक्ति ने, हिंदुस्तानियों ने महसूस किया है, वही आज फीलिंग इस पार्लियामेंट में आने के बाद भी हुई है। संसद के मुख्य द्वार और उपद्वार पर पशु और पक्षियों को स्थापित किया गया है, जो कि शुभता का प्रतीक हैं। गज द्वार पर पत्थर के 2 हाथी बने हुए हैं। हमारे यहाँ घर होता है ना, तो वास्तुकला तो घर में भी चलता है, और वास्तुकला से अगर परिपूर्ण हो तो वास्तुकला के माध्यम से हम सुसंस्कारित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। अगर घर में कुछ खराबी हो तो हम अगर दीप जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं तो उससे घर के अंदर एक वातावरण तैयार होता है। उसी प्रकार से संस्कार हर तरह से हमारी जो संस्कृति रही है, तो ये वास्तुकला के दृष्टिकोण से जो आपने कहा ना कि जैसे गज द्वार है, तो स्वाभाविक है कि जो गज है वो धन और ऐश्वर्य का एक प्रतीक है। गज ज्ञान, धन, बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। गज को भगवान गणेश का भी रूप माना गया है। इस हमारे संसद भवन में जिस तरीके से 6 द्वार हैं और हमारे देश की संस्कृति को
दर्शाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जल थल जो एक पृथ्वी को एक जोड़े रखता है, और आप देखिए गज द्वार अपने आप में दोनों को जोड़ करके बहुत शक्तिशाली बनता है। उसी प्रकार के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस द्वार से जाएंगे, हमारे उपराष्ट्रपति जी, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी उस द्वार से जाएंगे। ऐरावत कहाँ से आया? ऐरावत भी उसी शास्त्र परंपरा से आया और वास्तु में भी उसका उल्लेख मिलता है, तो वास्तु परंपरा से लिया। तो हर एक दिशा का क्या विधान है और उस दिशा के विधान के अनुसार उस दिशा की क्या शक्ति है, कौन सी दिशा किस चीज़ का प्रतीक है, उसको देखते हुए हमने वहाँ पर उस तरह के प्राणियों को रखने का विचार किया है। इसीलिए गज जो है वो उत्तर की दिशा में, क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक है, हमारे ऐश्वर्य का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है। गरुड़ पूर्वी द्वार पर, हमने देखा कि पूर्वी द्वार जो है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला द्वार है, क्योंकि वहाँ से सभी माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण प्रवेश करेंगे। और वो पूर्वी द्वार एक तरह से हम देखते हैं पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, और इसलिए वो विकास की दिशा है, उन्नति की दिशा है, निरंतर आगे बढ़ते रहने की दिशा है, ऊंची उड़ान भरने की दिशा है। तो इसलिए हमने वो गरुड़ वहाँ पर रखा कि गरुड़ उसका प्रतीक है। ओडिशा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो कि लगभग 772 साल पुराना है। बलवा पत्थर और ग्रेनाइट से बने इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस मंदिर की खासियत है कि सूर्य के प्रकाश की पहली किरण इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। इसका क्या संबंध है हमारे नई संसद भवन से, यहाँ के प्रवेश द्वार से, आइए जानते हैं। 1250 में बना कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी में है। इस मंदिर का निर्माण गांग वंश राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में लिखा है कि राजा नरसिंह देव ने 12 साल के पूरे राजस्व को मंदिर के निर्माण में लगा दिया था। कलिंग शैली में बने इस मंदिर की संरचना रथ के आकार की है, जिसमें 7 घोड़े और 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं। इन पहियों को धूप घड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये वक्त बताने का काम करते हैं। इस रथ में 7 घोड़े हैं, जिन्हें सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि संसद भवन में स्थापित चक्र और प्रवेश द्वार पर मौजूद अश्व इसी मंदिर से लिए गए हैं, जो कि स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। ये जो प्रतिमाएं हमने अलग अलग द्वारों पर लगाई हैं, ये सारी प्रतिमाएं भी भारत के शिल्प शास्त्र में, शिल्प परंपरा में कहीं न कहीं उपलब्ध हैं। ये हमने वहाँ से इसलिए ली ताकि किसी को ये न लगे कि ये सिर्फ कलाकार की कपोल कल्पनाएं हैं, कि कलाकार ने अपने मन से कुछ चीज़ें बनाई हैं। नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे शिल्प में, हमारे कहीं न कहीं वास्तुकला में उपलब्ध थी। जैसे कोणार्क का मंदिर है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में चक्र का विधान हम सब देखते हैं, तो इसलिए हमने जो चक्र है वो वहाँ से लिया था। गरुड़ की भी प्रतिमा जो है वो तमिलनाडु के शिल्प से उठाई है, तमिलनाडु के मंदिरों से उठाई है, और वहाँ पर वो अपने आप में उपलब्ध है। जैसे होयसालेश्वर में मकर की प्रतिमा है, शार्दुल की प्रतिमा हमको ग्वालियर में मिलती है, उड़ीसा में हमको अश्व की प्रतिमा मिलती है। तो ये सारी प्रतिमाएं हमारे देश के अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग वास्तु में, अलग अलग जगहों पर उपलब्ध हैं। इनको दिखाने का आशय ये था कि ये दरअसल इनके पीछे अपना एक शास्त्र है, अपना एक विधान है, उसका पूरा का पूरा विवरण है, पूरा आख्यान है। तो ये कहीं भी ऐसा न लगे कि सिर्फ कल्पित है और इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई तथ्यात्मक आधार नहीं। आप इस समय संसद भवन के पूर्वी प्रवेश द्वार पर हैं, जिसे कि गरुड़ द्वार का नाम दिया गया है। जो 3 मुख्य द्वार हैं उनमें गरुड़ द्वार भी बेहद खास है, जहां पर गरुड़ की प्रतिमा लगी हुई है। गरुड़ को आमतौर पर कहीं भी तेजी से यात्रा करने की शक्ति रखने वाला, हमेशा सतर्क रहने वाला और नाग के दुश्मन के रूप में भी चित्रित किया गया है। गरुड़ को पक्षियों का राजा और पतंग जैसी आकृति वाला बताया गया है। कुछ और रोचक जानकारियों की अगर बात करें तो गरुड़ इंडोनेशिया, थाईलैंड और मंगोलिया में भी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में लोकप्रिय है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। वहाँ की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ है। इंडोनेशिया की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र मिशन पर
गरुड़ के नाम से ही जाती हैं। खास बात यह है कि भगवान विष्णु की सवारी भी गरुड़ है और हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी गरुड़ की अपनी एक अलग महत्ता है। जैसे ही आप उन 3 जो उत्सव द्वार हैं, सेरेमोनियल एंट्रेंसेस, उससे जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर 3 फॉयर हैं, यानी एक बड़े मंडप हैं। उन मंडपों में हमने अलग अलग प्रतिमाएं रखी। तो जब हम उत्तरी द्वार से अंदर आए तो हमने उस द्वार को नाम दिया संकल्प मंडप। संकल्प मंडप इसलिए कि ये भारत की संकल्प शक्ति का द्योतक है, और इसलिए उस संकल्प मंडप में जो 2 हमने प्रतिमाएं रखी हैं, जो 2 बहुत बड़े बड़े म्यूरल्स बनाए हैं, जो कि धातु के म्यूरल्स हैं, ब्रास के म्यूरल्स हैं। एक पे हमने चाणक्य की प्रतिमा दिखाई है कि चाणक्य जो है वो बुद्धि का संकल्प है, और बुद्धि से, अपने संकल्प शक्ति से उन्होंने कैसे एक बहुत बड़े राज्य की, बहुत बड़ी राज्य व्यवस्था की स्थापना की अपने शिष्य के माध्यम से, चंद्रगुप्त के माध्यम से। और दूसरी तरफ हमने महात्मा गांधी का वो दृश्य दिखाने की कोशिश की जिसमें वो नमक बना रहे हैं। तो ये जो नमक का सत्याग्रह है, ये भी भारत की एक संकल्प शक्ति का द्योतक है कि कैसे एक नमक बनाने की एक घटना ने पूरे देश का वातावरण बदल दिया, स्वतंत्रता का आंदोलन किया। इसी तरह जो हमारा पूर्वी द्वार है, जिसको हमने कर्तव्य मंडप का नाम दिया, और कर्तव्य मंडप का नाम दिया इसलिए कि हम निरंतर अपने कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, कर्तव्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए वहाँ पर हमने एक कोणार्क के चक्र को दिखाया है। देखिए, कोणार्क का चक्र क्या है? कोणार्क का चक्र हमारे जीवन की निरंतरता को दर्शाता है। भारत का जो पूरा का पूरा विधान है, सोच है, वो चक्रीय है, सर्कुलर है, लीनियर में हम विचार नहीं करते, और उस बात को हमारा कोणार्क का चक्र दिखाता है कि हम कैसे निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। और वहीं हमने उसके सामने कर्तव्य मंडप के प्रतीक के रूप में सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे 2 हमारे प्रतीक पुरुषों को दिखाने की कोशिश की। तो ये हमारा दूसरा मंडप हुआ। और तीसरा जो हमारा मंडप है वो ज्ञान का मंडप है। हमने वहाँ पर एक तरफ गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद दिखाया है। हम जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो अपने आप में एक ज्ञान की पराकाष्ठा है, और ज्ञान की स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। ये भी संदेश पूरे विश्व को जाना चाहिए कि आज से 5000 साल पहले भी गार्गी याज्ञवल्क्य जैसे प्रकांड विद्वान से संवाद कर सकती थी, उन्हें अपने शास्त्रार्थ में हरा सकती थी। और उसके दूसरी ओर हमने नालंदा का विश्वविद्यालय दिखाया। हम जानते हैं कि नालंदा विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र रहा है, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय रहा है। उपद्वारों में सबसे पहले बात करेंगे हंस द्वार की, जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है। हंस की एक कलाकृति 15वीं शताब्दी में निर्मित हम्पी कर्नाटक के विजय विट्ठल मंदिर में स्थित प्रतिमा से प्रेरित है, जिसकी ऊंचाई 7 फुट है। हम्पी में घूमने के लिए दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं, लेकिन जब वो यहाँ के पिलर्स को छूते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये म्यूजिकल पिलर्स के नाम से जाने जाते हैं। यही इस मंदिर की खासियत है। हंस विवेक, आत्मज्ञान, प्रज्ञा, सौंदर्य और स्वच्छता का प्रतीक भी है। हंस का रंग सफेद है, इसलिए वो शांति और पवित्रता का भी प्रतीक माना जाता है। ज्ञान और विवेक से संपन्न होने के कारण ही हंस माता सरस्वती का वाहन है। वहाँ पर 3 पब्लिक एंट्रेंसेस भी हैं। एक पब्लिक एंट्रेंस में हमने हंस द्वार बनाया है। हंस किस बात का प्रतीक है? हंस न्याय का प्रतीक है। तो जब संसद है तो संसद क्या है? संसद भारत में न्यायपूर्ण व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। इसलिए हंस जो है, हंस क्या करता है? नीर क्षीर विवेक, जो दूध का दूध पानी का पानी करता है, वो जो न्यायप्रियता है वो हंस दिखाता है। तो उस हंस को हमने उस द्वार पर दिखाने की चेष्टा की है। बात करें शार्दुल द्वार की, तो ये द्वार ग्वालियर का गुजरी महल की कला का नमूना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित गुजरी महल भारत के प्रसिद्ध पुरातात्विक संग्रहालयों में से एक है। गुजरी महल का निर्माण 1486 ईस्वी से 1516 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। ये इमारत वास्तविक रूप से एक महल थी, जिसका निर्माण राजा मान सिंह ने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए करवाया था, जो कि एक गुजर थी।
शार्दुल ताकत और शक्ति का प्रतीक है। सुरक्षा के नजरिए से महल और मंदिरों के प्रवेश द्वार पर रक्षक की भूमिका में शार्दुल की प्रतिमा को रखा जाता है। पश्चिम का द्वार है, वहाँ पर हमने शार्दुल की प्रतिमा दिखाने की कोशिश की। शार्दुल भी एक तरह से कंपोजिट एलिमेंट है, जो शेर का एक तरह से एक रूप है, लेकिन वो किस चीज़ का रूप है? वो वीरता का रूप है। वो अपने आप में एक वीरत्व, एक शौर्य का प्रतीक भी है और तेजस्विता का प्रतीक है। वो हमने वहाँ पर दिखाने की कोशिश की। संसद भवन का मकर द्वार कर्नाटका के होयसलेश्वर मंदिर को दर्शाता है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। आइए जानते हैं इस बारे में। कर्नाटक का हेलेबिडु या हेलेबिड में मौजूद होयसलेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र मंदिर है। ये मैसूर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। होयसल राजा ने 12वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण शुरू कराया था। कुछ क्षति के बावजूद मंदिर की कलाकृतियां मुख्य रूप से बरकरार हैं। इन वर्षों में इसमें कई पुनर्स्थापन हुए हैं, लेकिन सभी को पूरी तरह से प्रलेखित नहीं किया गया है। ASI ने इसके जीर्णोद्धार को पूरा करने के लिए सावधानी पूर्वक कदम भी उठाए हैं। संसद का मकर द्वार यहीं से लिया गया है। मकर का जल से जुड़ाव है। हिंदू पौराणिक कथाओं में जल संबंधी प्रतीक से इसे जोड़ा गया है, जिसका काम जल को शुद्ध करना और सृजन करना है। मकर द्वार का उद्देश्य सुरक्षा और नकारात्मक शक्तियों से बचाव करना है। तीसरा जो द्वार है उसको हमने मकर द्वार कहा है। और मकर द्वार दरअसल क्या है? मकर हमारे यहाँ पे जल तत्व का प्रतीक है। हम सब जानते हैं कि जल में एक क्षमता है कि सारी चीज़ों को अपने अंदर समा लेता है, और जब सब चीज़ों को समा के सब चीज़ों को एक साथ करने की प्रतीक, तो एक तरह से वो एकता का प्रतीक भी होता है। तो इसलिए ये जो हमारे 3 पब्लिक एंट्रेंसेस है, उसको हमने उस तरह से दिखाने की कोशिश की। त्रिकोण की आकृति की हमारी नई संसद भवन की दिव्यता ने पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया का भी दिल जीता है। विश्व भर में आज हमारी नई संसद भवन की चर्चा है, जो बेहद अर्थपूर्ण है, जिसके अपने अलग मायने हैं। नया संसद भवन 4 मंजिला है। ये पूरा कैंपस 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में फैला हुआ है, जिसमें भारतीय लोकतंत्र की विरासत को दिखाया गया है। स्वतंत्रता के 75 साल बाद एक ऐसी वास्तु की निर्मित हुई है जो पूरी तरह से भारतीय है। भारत के लोगों ने इसकी कल्पना की और भारत के लोगों ने ही इसे बनाया, निर्मित की, और वो सब भी किया रिकॉर्ड समय में। इसलिए इसमें पूरी की पूरी भारत की 140 करोड़ जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए ये कहना कि ये संसद है, ये सिर्फ कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह है, कुछ काम करने वाले अफसरों की जगह है, ऐसा नहीं है। ये एक एक भारतीय के जन आकांक्षाओं का प्रतीक है। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है। भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है।